समय यद्यपि दोपहर का है, फिर भी ठंड इतनी अधिक है कि उस पार्क में बैठा हर व्यक्ति ठंड से बचने के लिए कोई ना कोई उपक्रम कर रहा होता है। और विष्णु करकरे कोई अपवाद नहीं होते हैं। उनके लिए दिल्ली की ये सर्द भरी दोपहरी कुछ और अधिक बेचैनी बढ़ाने वाली होती है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने जो क्वींस पार्क है, उसके बीचों बीच जो फव्वारा है, उसी के इर्द गिर्द ठंड से बचने के लिए टहलते हुए विष्णु करकरे अपनी उस बेचैनी से अलग निकलने के लिए, जो बेचैनी उनको अपने मित्रों की प्रतीक्षा में करनी पड़ रही है, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने उन्हें उसी जगह पर 29 जनवरी 1948 को उनकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। समय था यद्यपि दोपहर के आसपास का, लेकिन विष्णु करकरे वहां सुबह से ही आकर जमे हुए थे। ना जाने कब उनके मित्र चले आए और फिर उनके कारण अपने मित्रों को परेशानी ना हो, इस बात से वो उसी बेचैनी में इधर से उधर टहल रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर होने के बाद भी उनके मित्र अभी तक नहीं आए थे और आने वाले अभी 3-4 घंटे तक और भी नहीं आने वाले थे। जो भी हो, विष्णु करकरे 29 जनवरी को उसी पार्क में उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और ठंड से बचने के लिए इधर उधर टहलते हुए उनकी निगाह एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो बोरियों से चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन निकाल रहा होता है, कुछ प्यालियां, कुछ तस्तरियां निकाल रहा होता है और वहीं उस मिट्टी और धूल भरी जगह पर बड़े सलीके से उन्हें लगा रहा होता है। अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाते हैं विष्णु करकरे और पूछते हैं, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहता है, मैं दुकान लगा रहा हूँ। और अभी वो ऐसा कहता है, तब तक उसके इर्द गिर्द में कुछ स्त्री पुरुष उसे घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और उसे चाय का ऑर्डर देते हैं। विष्णु करकरे कहते हैं, ठीक है, मेरे लिए भी एक प्याली चाय बना दो। एक प्याली चाय पीते हैं, फिर टहलने लगते हैं। फिर जब कुछ लोगों का भीड़ वहां से छिड़ जाता है उस चाय वाले के पास से, तो उसे कहते हैं, एक प्याली और चाय बनाओ। वो देखते हैं कि वो व्यक्ति जो अभी ना तो पूरी तरह से बहुत वृद्ध ही है और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह की खुशी है। जिज्ञासा बस पूछते हैं कि भाई तुम हो कौन और आए कहाँ से हो और इस तरह से टेम्पोररी तरीके से क्यों दुकान लगा रहे हो? तो कहता है कि क्या करें, यहाँ की जो पुलिस है वो संगीन के बल पर हमें यहाँ से वहाँ खदेड़ करके हमारे दुकान को एक तरह से कह ले कि डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या करें? बोला, क्यों ऐसा करती? बोला, हम शरणार्थी हैं ना, हम पाकिस्तान से भाग करके आए हैं। इस पर विष्णु करकरे कहते हैं कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत चाय की दुकान से ही की थी, क्यों नहीं एक अच्छी जगह ले करके कोई ढंग से शुरुआत करते हो? बोला, किसके लिए करूँगा भाई बाबू, आखिर मैं इस चाय की दुकान को एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में अगर बढ़ा भी लूँ तो कौन है मेरे आगे पीछे? विष्णु करकरे एकदम सहम करके पूछते हैं, आखिर बात क्या है भाई? बोला, बात क्या होगा, मेरी आंखों के सामने मेरे 2 जवान बेटों को उन इस्लामियों ने मार दिया। मेरी ही आंखों के सामने मेरी पत्नी को लाठी डंडों से पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया। अब तो मैं सिर्फ इस बोझिल जिंदगी को ढो रहा हूं, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है इस जीवन में। और यहां आने के बाद जैसे तैसे करके एक डेरा डंडा मिल गया था कहीं खाली सा, उसमें रहने लगा था। तब ये तुम्हारे जो गांधी है ना, उसने मुझे और मेरी तरह तमाम सैकड़ों लोगों को उन घरों से निकाल करके इस ठंड में ठिठुरने और मरने के लिए बाहर छोड़ रखा है। हम रात में कभी प्लेटफॉर्म के किस कोने में, कभी उस कोने में सो करके गुजारते हैं और इसी बोरे में पूरे दुकान को समेट करके सिर्फ अपने इस बोझिल जिंदगी को ढो रहे हैं और इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। विष्णु करकरे को लगता है कि जिस उद्देश्य से वे लोग महाराष्ट्र से यहाँ आए हुए हैं, बॉम्बे से यहाँ आए हुए हैं, वो एकदम सटीक उद्देश्य है। इस गांधी ने सिर्फ देश का विभाजन ही नहीं किया है, ऐसे लाखों शरणार्थियों को जीवन भर का एक ऐसा दर्द दिया है जो इतिहास के माध्यम से आने वाली ना जाने कितनी दूरी तक जाकर के कितनी पीढ़ियों को सालती रहेगी ये दर्द। विष्णु करकरे वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे का, जिन्होंने कहा है कि वे ग्वालियर से पिस्टल लेकर के उस दिन आएंगे 29 जनवरी को और फिर आगे की योजना वहां पर उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। स्वागत है मित्रों, नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला की 14वीं कड़ी में। मैं हूं शिवचरण सिंह और आज मैंने 29 जनवरी की दोपहर से जो कहानी की शुरुआत की है, उस कहानी को मैंने बीच में 25 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच के पार्ट को छोड़ दिया है।
25 तारीख की रात तक की जो घटना है उसे मैंने 13वीं कड़ी में आपके साथ साझा किया था, और उसके पहले 20 जनवरी को जो विस्फोट हुआ था, जो राष्ट्रवाद की धमक दी गई थी, उस कहानी को हमने 12वीं कड़ी में देखा था। तो आज इस 14वीं वर्तमान कड़ी में हम देखेंगे कि 25 जनवरी की रात को जहां नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे ठाणे स्थित जीएम जोशी के घर पर जो मीटिंग करते हैं, और जहां पर नाथूराम गोडसे इस बात की घोषणा करते हैं कि अब इस काम को, यानी गांधी को राष्ट्रीय रंगमंच से हमेशा के लिए हटाने का काम जो है सिर्फ नाथूराम गोडसे अकेले करेंगे। उसके बाद आज 29 तारीख को जो विष्णु करकरे यहाँ उपस्थित है, वो अचानक नहीं हुआ है, इस बीच में कई घटनाएं घटी हैं। 25 तारीख को जब इस बात की घोषणा नाथूराम गोडसे के माध्यम से की जाती है, उस दिन में नाथूराम गोडसे और आप्टे परांजपे नामक एक ऐसे व्यवसायी से मिले होते हैं जो आश्वासन देते हैं कि 26 तारीख को वो 10,000 रुपये उन्हें देंगे। और ऐसा नहीं था कि ये रकम कोई पहली बार किसी से ली जा रही हो। वीर सावरकर से भी 15,000 रुपये लेकर के ही इन्होंने अग्रणी नामक समाचार पत्र शुरू किया था, जिसे बाद में हिंदू राष्ट्र के नाम से चला रहे थे। तो जिस परांजपे नामक व्यवसायी से पैसे लेने थे, उन्होंने 26 तारीख का समय दिया था। 26 तारीख के दोपहर के आसपास वे परांजपे के पास जाने वाले थे, लेकिन 25 तारीख की रात जीएम जोशी के घर पर जब वे ठहरे थे और सुबह उठ करके जब वे निकल जाते हैं, तो विष्णु करकरे से वो वादा करते हैं कि सारा इंतजाम कर लेने के बाद रात में लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वे फिर लौट के आएंगे और एक बार फिर वो आपस में बातचीत करेंगे दिल्ली जाने के पहले कि इस योजना को कैसे अंजाम देना है। विष्णु करकरे वहीं ठहर जाते हैं अपने मित्र जीएम जोशी के यहाँ। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे निकल जाते हैं। उन्हें जाना तो ऐसे है परांजपे के यहाँ, लेकिन कहते हैं कि बीच में एक बार मन के संतोष के लिए ये लोग चले जाते हैं भुलेश्वर मंदिर में दीक्षित बंधुओं से मिलने। उन्होंने कभी कहा था कि रिवॉल्वर का भी इंतजाम कर देंगे और कुछ पैसे की भी सहायता करेंगे, क्योंकि राष्ट्र के यज्ञ में, इस देश को, यहाँ के हिंदुओं को बचाने के यज्ञ में उनका जो भी योगदान होगा वो करेंगे। लेकिन 20 जनवरी के पहले भी जब वो भुलेश्वर में जाकर के दीक्षित बंधुओं से मिले थे, तो उन्होंने एक तरह से कह ले कि लगभग अपना पल्ला झाड़ लिया था, और 26 तारीख को भी वे इसी तरह से पल्ला झाड़ लेते हैं, किसी भी तरह की सहायता नहीं करते हैं। गोडसे और आप्टे जो ऑलरेडी 27 जनवरी के लिए एयर इंडिया का एक कह सकते हैं कि टिकट ले चुके हैं, उनके लिए वो दिन बड़ा निराशाजनक सुबह फर्स्ट हाफ का रहता है। लेकिन वो उसके बाद चले जाते हैं मिस्टर परांजपे के यहाँ, और वहाँ से 10,000 रुपये लेने के बाद अब इनको लगता है कि इस पैसे से अगर उन्हें बॉम्बे में रिवॉल्वर नहीं मिलता है कहीं पे, तो दिल्ली में कहीं शरणार्थी से मिल जाएगा, और नहीं तो ग्वालियर में डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे जो हैं होम्योपैथ के डॉक्टर, और जो हिंदू संगठन के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हिंदू महासभा के भी, वहाँ तो कम से कम एकदम श्योर है कि मिल जाएगा। तो ठीक है, अब पैसे मिल गए, दोपहर का समय है, बाकी इतना लंबा समय बचा है, तो करना क्या है। नाथूराम गोडसे कहते हैं कि ठीक है मित्र, चूंकि आप्टे को मिलना होता है मिस मनोरमा साल्वी से, अपनी प्रेमिका से, तो नाथूराम गोडसे चले जाते हैं कोई फिल्म देखने। वो कौन सी फिल्म देखते हैं, क्या फिल्म देखते हैं, ये बाद में किसी की जानकारी में नहीं रहती है, लेकिन आप्टे मनोरमा साल्वी को लेकर के चले आते हैं होटल में। आपस में बातचीत होती है, और बातचीत के क्रम में आप्टे कहते हैं अपने लिए एक एलिबाई तैयार करने के लिए कि जब मैं दिल्ली चला जाऊंगा और वहाँ से नाथूराम गोडसे से संबंधित अगर कोई समाचार यहाँ के समाचार पत्रों में छपे, तो तुम मेरे नाम से एक तार जो है दिल्ली हिंदू महासभा भवन में भेजना, और कहना, उसमें लिख देना आप मेरी तरफ से कि गोडसे को कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए मैं आ रहा हूं। बस इतना करना है, और एक एलिबाई होगा कि जिस समय नाथूराम गोडसे ने गांधी पर गोलियां चलाई थी, उस समय नारायण आप्टे बॉम्बे में था। ये सारी बातें होती हैं, और इस प्रकार लगभग शाम बहुत देर हो जाता है, और तब नाथूराम गोडसे और आप्टे जो है, उन्होंने जैसे पहले बातचीत की थी कि शाम को विष्णु करकरे से मिलना है, वे ट्रेन पकड़ करके ठाणे आते हैं, जहां विष्णु करकरे पहले से ही प्लेटफॉर्म पर ही इनका इंतजार कर रहे होते हैं। ये सारी बातें हो रही हैं 26 तारीख को। उसके बाद 26 तारीख की रात वे लोग पटरियों और प्लेटफॉर्म को पार करके जो माल गोदाम वाली जगह है ठाणे रेलवे स्टेशन का, वहाँ एक लैंप पोस्ट के नीचे तीनों बैठते हैं, और फिर बातचीत होती है कि कल सुबह
आपटे और गोडसे दिल्ली जाएंगे एयर इंडिया के विमान से। विष्णु करकरे उसी शाम को दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लें, 28 को पहुंच जाए। और चूंकि 28 को हो सकता है कि इन्हें रिवॉल्वर के इंतजाम में काफी देर हो जाए, तो करकरे को 28 को नहीं 29 की सुबह से लेकर के दोपहर तक लगभग इन्हें प्रतीक्षा करनी होगी। और वो तय होता है उसी पार्क के उस फाउंटेन, उस फवारे के पास, जहां पर विष्णु करकरे उस शरणार्थी से बात कर रहे होते हैं, जिसके दुखड़े को सुन करके विष्णु करकरे को लगता है कि गांधी के सफाई का जो एक निश्चय है, जो निर्णय है, वो एकदम सही है, क्योंकि उसने इस देश के लोगों को बहुत गंभीर घाव दिए हैं। जो भी हो, उस रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बैठक कर लेने के बाद ये लोग फिर से ठाणे रेलवे स्टेशन आते हैं। वहाँ पर जो आखिरी ट्रेन बॉम्बे के लिए जाने वाली होती है उसे पकड़ करके आपटे और गोडसे चले जाते हैं और विष्णु करकरे अपने मित्र जीएम जोशी के यहाँ चले जाते हैं, जहाँ से वे कल दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, यानी 27 को। 27 की सुबह एयर इंडिया का फ्लाइट पकड़ते हैं आपटे और गोडसे। अब देखिए, एक तरफ हर तरह की सावधानी बरती जा रही है कि हम पकड़े ना जाएं, इसके लिए कौन कौन से उपक्रम हो सकते हैं। तो भाई एलिबाई तैयार किया जाए। वहाँ जब नाथूराम गोडसे गांधी को मारने जाएंगे तो ये लोग साथ में रहेंगे लेकिन साथ जाएंगे नहीं। ये सारी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन रास्ते में जैसी फितरत है नारायण आप्टे की कि भाई जैसे वो फिल्म अभिनेत्री बिंबा से वो बात करते हुए जैसे वो चले आते हैं, जब वो लोग पहली बार पूना से बॉम्बे आते हैं, तब ठीक उसी तरह से इस बार भी होता है। जब वो एयर इंडिया के एयर होस्टेस, जिसका नाम होता है वुडब्रुक, लोर्ना वुडब्रुक, और नारायण आप्टे उस सुंदर एयर होस्टेस को देखते हैं जो परिचारिका के रूप में यात्रियों को अलग अलग तरह का सामान मुहैया कराती है, पहुंचाती है। नाथूराम गोडसे एकदम इन सब चीज़ों से अलग थलग चुपचाप अपने सीट पर बैठ करके कोई किताब पढ़ रहे होते हैं। और नारायण आप्टे किसी न किसी बहाने से उस एयर होस्टेस को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, मेरे लिए चॉकलेट ले आओ, टॉफ़ियाँ ले आओ। और इस प्रकार से उस एयर होस्टेस से थोड़ी नज़दीकी बढ़ा लेते हैं। नज़दीकी इतनी बढ़ा लेते हैं कि वो कहते हैं कि मैं हाथ की रेखाओं को पढ़ना जानता हूँ, अगर तुम्हारा थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हारे हाथ की रेखाओं को देख करके तुम्हारे भविष्य का कथन कर सकता हूँ। लोर्ना वुडब्रुक कहते ठीक है, देखो समझो थोड़ी देर इस तरह से। और इतनी अंतरंगता के बाद ये दोनों तय करते हैं कि ठीक है, अगर शाम को तुम फ्री हो और आज शाम को ही अगर फ्लाइट नहीं पकड़ना है यहाँ से जाने के लिए, तो ऐसा करते हैं कि आज हम इंपेरियल होटल में मिलते हैं। वो लोर्ना भी कहते हैं मिलते। अब कहने का मतलब है कि ये जा रहे हैं ऐसे काम को अंजाम देने जहाँ से लौटने के बाद इनके लिए एक मैनहंट करेगी पुलिस, और अपने बारे में पहले से ही सब लोगों को सूचित करते हुए जा रहे हैं। जिस समय वुडब्रुक नारायण आप्टे से बात कर रही होती है, तो लोर्ना ने इस बात को नोटिस किया कि आप्टे का जो मित्र है यानी नाथूराम गोडसे, वो कुछ संकोच और कुछ इनकी गतिविधियों से खिन्न होते हुए खिड़की की तरफ और सटक जाते हैं, जैसे कहीं ये लोग उनको टच ना कर दें। ये सारी बातें वो एयर होस्टेस, वो परिचारिका जो है नोटिस करती है, जो बाद में उसने जो पुलिस का जो परेड होता है उसमें उसने इस बात को बताया भी कि क्या रिएक्शन था इन दोनों का। एक तो दिलफेक आशिक की तरह इससे बात कर रहा था और दूसरा उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, और तो और हिकारत भरी दृष्टि से देख करके वो इनसे अलग हट रहा था। ये सारी चीज़ों को नोटिस करके बाद में वो बताती है। जो भी हो, ये लोग जब दिल्ली पहुंचते हैं तो इंपेरियल होटल में मिलने का जो एक वादा था लोर्ना वुडब्रुक के साथ, वो फिर नारायण आप्टे कभी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिल्ली पहुंचते ही ये तय होता है कि उन्हें उसी समय वहां से ग्वालियर के लिए चल देना होगा, क्योंकि देर करने का अब समय नहीं है। जिस समय ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं उसी शाम जो है विष्णु करकरे ठाणे से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और ये लोग वहां से ग्वालियर के लिए चलते हैं। ग्वालियर पहुंचने में कब देर हो जाती है, बहुत देर का मतलब काफ़ी रात, 9 साढ़े 9 10 बजे की रात हो जाती है या उससे भी देर। जब ये ग्वालियर पहुंचते हैं तो ठंड तो उसी तरह का था, प्रचंड ठंड।
स्टेशन पर बहुत सारे तांगा इक्के वाले बैठे थे, लेकिन सभी लोग ठंड से किकुर रहे थे। कोई आग वाग जला करके ताप रहा था, ठंड से बचने के सभी लोग उपक्रम कर रहे थे। जो भी हो, उनमें से किसी एक तांगे वाले को इन्होंने कहा कि इन्हें डॉक्टर दत्तात्रेय परचूरे के यहाँ जाना है, पहुँचा देगा। उनमें से एक तांगा वाला, जिसने बाद में इन लोगों की पहचान की थी, उसका नाम था गरीबा। उसने 1 रुपये के भाड़े पे इन्हें डॉक्टर परचूरे के घर पर पहुंचा दिया। और वहां जाने के बाद डॉक्टर परचूरे इनका स्वागत करते हैं। नाथूराम गोडसे बहुत बड़े नेता थे हिंदू महासभा के, और डॉक्टर परचूरे और नाथूराम गोडसे की और आप्टे की बहुत पुरानी पहचान थी, कई बैठकों में मिले जुले थे। और जब इन्होंने अपने आने का आशय बताया और एक रिवॉल्वर की बात कही, तो कहा ठीक है, कल रिवॉल्वर की व्यवस्था हो जाएगी, आप लोग आज आराम कीजिए। फिर उनका आवभगत किया जाता है और उसके बाद ये लोग रात में ही आराम करते हैं। अगले दिन दिन भर एक अच्छी खासी रिवॉल्वर के चक्कर में डॉक्टर परचूरे अपने लोगों को लगा देते हैं। और एक जीएस या जीएम दंडवते करके उनके एक साथी होते हैं डॉक्टर परचूरे के, जो फाइनली इटालियन पिस्टल बरेटा जो है उसका इंतजाम कर देते हैं और कहते हैं कि इसके लिए 500 रुपये देने होंगे। आप्टे कहते हैं कि ठीक है भाई, 300 रुपये रख लो, बाकी के 200 रुपये देखा जाएगा। और फिर इस तरह से रिवॉल्वर मिल जाने के बाद इन्हें जो गाड़ी पकड़नी थी वहाँ से, ग्वालियर स्टेशन से, वो लगभग 3 घंटे देर है। कायदे से इन्हें रात में चल करके सुबह सुबह तक पहुंच जाना था दिल्ली, लेकिन वो काफ़ी देर होने की वजह से एकदम सुबह ना पहुंच करके ये लोग लगभग दोपहर के इर्द गिर्द पहुंचते हैं दिल्ली। और यही कारण है कि विष्णु करकरे 29 तारीख को वहाँ पर जो इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो काफ़ी बेचैनी में इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फाइनली जब ये लोग दोपहर को भी नहीं आते हैं तो उनकी बेचैनी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये पहुंचते ही हैं दोपहर में और इतने थके होते हैं, रात भर के जगे होते हैं कि खाना पीना खा करके रिटायरिंग रूम जो एक ली गई होती है 6 नंबर की पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वहाँ जाकर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे थोड़ा आराम कर लेते हैं। और फिर शाम को 5 बजे आते हैं विष्णु करकरे को ढूंढते हुए उस फवारे के पास, जहाँ विष्णु करकरे बहुत बेचैनी की अवस्था में अपने मित्रों को देख करके, जिसे कहते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि ये दोनों आ रहे हैं उस धुंधल के शाम को, तो फिर विष्णु करकरे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और जैसे ही ये नज़दीक आते हैं तो विष्णु करकरे पूछते, काम हो गया? इशारों में कहा जाता है नहीं, काम हो गया, बहुत अच्छी तरह से काम हो गया। फिर ये लोग आते हैं रिटायरिंग रूम में। ये संभवतः उन लोगों की 30 जनवरी के पहले का कोई एक ऐसा दिन जब ये लोग पूरी तरह से अभी इस घटना को अंजाम देने नहीं जा रहे हैं। वो निर्द्वंद होकर के जो मीटिंग है, वो उस समय की जो वो शाम के समय वाली, वो जो उस कमरे में मीटिंग होती है, उस मीटिंग में यही तय होता है कि यहाँ से नाथूराम गोडसे अकेले जाएंगे। पहले तो उस रिवॉल्वर को देखा जाता है और कहा जाता है नहीं, ये वेल टेस्टेड रिवॉल्वर है, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी इटालियन सोल्जर के पास से ली गई रिवॉल्वर है और इसमें ये ऑटोमेटिक है। और उनके पास लगभग 15-20 गोलियां भी होती हैं। बोले कि इसकी टेस्टिंग भी कर ली जाएगी, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और ये सारी बातों को करने के बाद ये लोग कहते हैं कि चलो भाई, अब थोड़ा सा फ्री होकर के चलते हैं, चांदनी चौक में थोड़ा घूमते हैं। फिर वहाँ से ये लोग चांदनी चौक में एक तरह से घूमने, एक तरह का 30 जनवरी के पहले वाले एक पर्यटन के मोड में निकल जाते हैं। ना जाने किस ख्याल में नाथूराम गोडसे ने कहा, एक फोटोग्राफर जो चिल्ला रहा था या फिर बता रहा था लोगों को कि भाई मिनटों में फ़ोटो खिंचवा करके उसकी कॉपी ले लीजिए, ऐसा करके, तो नाथूराम गोडसे ने, ये लोग तो फिर तटस्थ इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन गोडसे ने उस फोटोग्राफर से एक फ़ोटो खिंचवाई और कहा कि इसकी 3 कॉपियाँ करके दे दो। 3 कॉपियाँ करके देने के बाद नाथूराम गोडसे जब देखते हैं कि ये लोग अभी और कुछ घूमने के मूड में हैं, तो कहते हैं कि मैं अब, ये लोग संभवतः एक शाकाहारी होटल में जाके खाना खाते हैं और उसके बाद वहाँ से नाथूराम गोडसे लौट करके रिटायरिंग रूम में जाके सो जाते हैं। लेकिन आप्टे और करकरे चले जाते हैं कोई फिल्म देखने। वो फिल्म संभवतः रविंद्रनाथ टैगोर की किसी कहानी पर बेस्ड होती है। जब उस फिल्म को देख करके ये लोग दोनों लौटते हैं तो रात काफ़ी हो चुकी थी। इस पर नारायण आप्टे कहते हैं, रात बहुत हो चुकी है दोस्त, और अब मैं रिटायरिंग रूम का दरवाज़ा खटखटा करके उस व्यक्ति की नींद में खलल नहीं डालूंगा जो आज की रात एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में सो रहा है। अगर मैंने उसकी नींद तोड़ दी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। विष्णु करकरे जो पहले ही अपना सामान को वहाँ वेटिंग रूम में रख करके शरणार्थियों के बीच में सोते थे, तो कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ इनके बीच में सोने। नारायण आप्टे कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए, मैं थोड़ा इधर उधर कहीं और व्यवस्था कर लूँगा। नारायण आप्टे ने कहाँ अपने लिए सोने की व्यवस्था की, ये तो
बाद में विष्णु करकरे को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नाथूराम गोडसे को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आज मैं कहीं और सोने का इंतजाम कर लूँगा। पिस्टल पास आ गई थी। 30 जनवरी की तारीख, यानी अब 12 घंटे बाद उस ऑपरेशन के लिए इनके पास पर्याप्त समय था। नाथूराम गोडसे निर्द्वंद होकर के अकेले रिटायरिंग रूम में सोते हैं। विष्णु करकरे प्लेटफॉर्म पर सो जाते हैं। नारायण आप्टे चले जाते हैं किसी ऐसी जगह पर, या तो किसी होटल में या किसी ऐसी जगह पर जहां जिसकी जानकारी किसी को बाद में नहीं मिल पाती है। जो भी हो, अब 30 जनवरी की जो वो घड़ी है वो लगभग 24 घंटे, 23 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे दूर है। यानी गांधी जो अब तक इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहा था, अब उसको हमेशा हमेशा के लिए रोकने की घड़ी जो है वो आने वाली थी। उसकी एक दिन पहले की ये सारी घटना, यानी 26, 27, 28 और 29 की इन घटनाओं को मैंने आज इस 14वें एपिसोड में समेटा है। और कल सुबह उठने के बाद, यानी 30 जनवरी को, इनकी कौन कौन सी गतिविधि कैसे कैसे होने वाली है, इसे मैं शामिल करूंगा नाथूराम गोडसे एक नायक कहानी श्रृंखला की 15वीं कड़ी में। क्योंकि 30 जनवरी अपने आप में एक सेपरेट एपिसोड की डिमांड करता है। तो आज यानी पिस्टल आ चुका है, इनका मनोबल ऊंचा है, योजना में कोई फेरबदल नहीं है, और इतिहास साक्षी है कि 30 जनवरी की शाम को हुआ क्या था। लेकिन उस घटना के पहले की जो तैयारी थी, जहां हम 29 तारीख की रात तक तो देखते हैं कि नाथूराम गोडसे रिटायरिंग रूम में सो रहे हैं, नारायण आप्टे किसी अनजान जगह पर, अज्ञात जगह पर चले गए हैं सोने, विष्णु करकरे प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, और अगली सुबह देश के इतिहास में एक निर्णायक घटना घटने वाली है। और उसके पहले ये सारी कहानी, यानी अब किरदार में सिर्फ ये 3 लोग हैं जो मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। इसके पहले दिगंबर बड़गे शंकर किस्टैया इनके दल से हट करके दगा दे के निकल चुके हैं। मदन लाल पावा पुलिस के गिरफ्त में हैं। बाकी के जितने भी किरदार हैं, जितने भी लोग हैं, वे अलग अलग तरह से सहायता पहुंचाने के लिए पुलिस के रडार पर आने वाले हैं। ऐसे भी लोग आने वाले हैं जिन्होंने इसमें इस बात की जानकारी के बगैर सिर्फ इनके साथी होने के कारण भी दंड पाया, या फिर पुलिस के रडार में आकर के एक तरह से कहने की अपनी परेशानी झेली। लेकिन इन लोगों ने तो अपनी भूमिका तय कर रखी थी कि क्या करना है, और उस भूमिका का जो परिणाम आना था वो भी लगभग तय था। कल क्या होगा, इसे मैं 15वीं कड़ी में आपके साथ साझा करूंगा। आज के लिए और अभी के लिए इस कड़ी में इतना ही। लेकिन हाँ, एक बात और, कि इस बीच में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो एक अलग ही एंगल पर चल रही है। मदन लाल पाहवा ने जितना बताना था बता दिया, फिर भी पुलिस इतनी सुस्त है, जैसे मान लो कि उन्होंने इस केस को बहुत हल्के तरीके से लिया है। दूसरी तरफ गांधी का जो फितूर है, जो उसका जो हिंदुओं से घृणा, इस देश से घृणा का जो फितूर है, और मुसलमानों से जो उसकी जो मोहब्बत है, वो जो उसका फितूर है, और हिंदुओं से एकदम खतरनाक रूप से घृणा है, उसकी चरम की भी कहानी हम आगे एक एपिसोड में आकर करेंगे, जहां हम 30 जनवरी की घटना के बाद गांधी को देखेंगे कि वो 20 जनवरी के बाद से लेकर के 30 जनवरी की शाम तक वो करता क्या है। क्योंकि उस बीच में कुछ ऐसी चीज़ों को भी वो अंजाम देता है, विशेष करके 27 जनवरी को, जब उसके कहने पर उर्स का आयोजन किया गया था कुतुब मीनार में। वहाँ जा करके वो कितना अट्ठास लगाता है इस देश की बर्बादी पर, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज हम नाथूराम गोडसे एक नायक कहानी की श्रृंखला की इस 14वीं कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम इस कहानी को 30 जनवरी की सुबह से शुरू करेंगे अगली कड़ी में। आज के लिए, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।